प्रोडक्शन का काम करती थी और इन कंपनियों ने धीरे धीरे उनके तेल के भंडार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो धीरे धीरे इनके बीच इनमें प्रतिक्रिया होने लगी और वह प्रतिक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन के अगेंस्ट में ईरान ने दिखाई जब उसने 1951 में एक एंग्लो ईरानी कंपनी थी जो ईरान में तेल का उत्पादन करती थी, वो रिफाइनिंग का काम वही करती थी कंपनी, और वो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको ईरान की सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका थोड़ा आशंकित या इसलिए हो गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो अच्छा ही था कि ब्रिटेन वहां से पैकअप होकर निकले। और अगर एक तरह से देखोगे तो अभी जो मैंने हाल में बुक पढ़ी उसमें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हाथ बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के आधार को कमजोर किया जानबूझकर पश्चिमी एशिया और अरब क्षेत्र में। जैसे होता क्या था कि पहले ब्रिटेन रॉयल्टी ब्रिटिश कंपनी मात्र 10% देती थी उनको और ज्यादा अपने डकार लेती थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका में तो कोई स्टेट कंपनी प्राइवेट कंपनी ही थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनी को संरक्षण दिया और सऊदी अरबिया में वो कंपनी बनी थी, उसका नाम था उस समय, उस कंपनी का नाम था आरामको। अब सऊदी अरबिया की कंपनी है। तो आरामको कंपनी अमेरिका की फर्म हुई थी, तो अमेरिका ने उसको ऑफर कर दिया सऊदी अरबिया को 50%, 50% रॉयल्टी। तो 50% रॉयल्टी ऑफर कर दिया तो ब्रिटेन का आधार तो कमजोर हो गया ना वहां। अब अच्छा ग्राहक किसी को मिल जाए तो कोई क्यों उसके हाथों बेचेगा। तो ब्रिटेन का एक तरह से जनाजा तो खोदा है अमेरिका ने खुद, क्योंकि उसने सऊदी अरबिया को 50% रॉयल्टी ऑफर कर दिया। लेकिन खैर, लेकिन जब ईरान की सरकार ने उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो अमेरिका थोड़ा घबरा गया। उसको लगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, आज ईरान, कल सऊदी अरबिया, परसों इराक, इस तरह तो हमको यहाँ से पैकअप होना पड़ेगा। इसने क्या किया कि सऊदी अरबिया में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ईरान में उसने 1951 में वहां ये टेक ओवर हुआ था। 1953 में वहां पर मोसादेक की सरकार जो मैंने बताया उसको गिरा दिया था और तब रजा साहब पहलवी का सरकार स्थापित किया था। तो धीरे धीरे पश्चिमी देशों में प्रतिक्रिया, वो अरब देशों में प्रतिक्रिया होने लगी। तो 1960 में इन देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना कर ली थी। दैट वाज कॉल्ड ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इन द मीन टाइम तो देखोगे हम आपको अरब और इजराइल का प्रॉब्लम बता ही चुके हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल का प्रॉब्लम तो हुआ ऐसा कि 1947-47 में पहला वॉर हुआ जिसमें अरब देशों को इजराइल ने पराजित किया। दूसरा वॉर 1967 में हुआ और तीसरा वॉर हुआ 1973 में। तो 1973 में सीरिया और मिस्र, ये दो देश थे। तो मिस्र में और सीरिया, ये दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया था इजराइल पर। उसको योम किपुर का युद्ध कहते थे। योम किपुर का युद्ध इसलिए कहते थे कि यहूदी लोगों का एक पर्व होता था योम किपुर। तो योम किपुर का उनका जो फेस्टिवल होता था उसमें वो लोग फास्टिंग करते थे। मतलब फास्ट, जैसे हम लोगों का बहुत सारे पर्व में नहीं फास्टिंग होती है, तो उसी तरह वो फास्टिंग करते थे। तो फास्टिंग उसमें यहूदी लोगों ने किया हुआ था। इन द मीन टाइम इन दोनों ने ये सोचकर अटैक किया कि भूखे यहूदी होंगे तो उनको हराने में सुविधा होगी। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिसी अमेरिकी हथियार लेकर तैयार थे और अमेरिका ने चुपके चुपके उनको हथियार पहले से ही सप्लाई की हुई थी, उन्होंने 1973 में सीरिया और इजिप्ट दोनों को बुरी तरह पराजित कर दिया इजराइल ने। तो जब वो हारे अरब देश, तो अरब देश की तो अब तो उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोच वाली, अब तो वो हरा नहीं पा रहे थे। इजराइल लगातार उनको पीट रहा था। तो उसी पर सीरिया, उसमें वहां का इराक का मतलब शासक था फैसल, उसका नाम था। वही फैसल, आपको याद होगा, वही हुसैन का बेटा, जो याद है ना आप लोगों को, अरब क्षेत्र। तो फैसल ने लीड किया और सीरिया में उसी समय एक बड़ा ही नहीं, सीरिया में नहीं तो सऊदी अरेबिया में था, तो लीड किया। और उन सबों ने मिलकर क्या किया कि 1973 में पेट्रोलियम एम्बार्गो ला दिया कि हम तेल नहीं। अब तो दुनिया में हाहाकार मच गया। तो पेट्रोलियम की कीमत तो 4 गुना उसी समय बढ़ गई। फिर 1979 में ओपेक कंट्रीज आपस में बैठी, 73 की बात है, 79 में, और ओपेक कंट्रीज ने मिलकर फिर उन्होंने क्या किया कि पेट्रोलियम के कॉस्ट में 6 गुना वृद्धि कर दी। तो 4 गुना वृद्धि पहले की थी, 6 गुना वृद्धि बाद में, कि पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया दुनिया में कि बिल्कुल विभाजन हो गया। वैसे देशों में जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते थे और वैसे देशों में जो पेट्रोलियम का खपत करते थे या जो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर थे। जो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर थे उनकी इकोनॉमी खराब होने लगी। और मैंने जो आपको केन्सियन अर्थशास्त्र बताया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, तो केन्सियन अर्थशास्त्र तेल संकट के पश्चात फेल कर गया। और तेल संकट के पश्चात केन्सियन अर्थशास्त्र को फेल करने की वजह थी कि
कि केस ने जो सोल्यूशन दिया था उसका जो डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसी थी, so John Maynard Keynes was expecting from the government that the government has to use the fiscal instrument for maintaining the demand into the market. तो उसके इंस्ट्रूमेंट के अनुसार कि अगर मार्केट में मंदी की स्थिति आती है तो मंदी की स्थिति में आपको सरकारी व्यय को बढ़ा देना चाहिए और कर में कटौती कर देना चाहिए। डिमांड सृजित होगा तो मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो फिर मूल्य बढ़ेगा, और ये स्थिति चली जाएगी 100% रोजगार पर, तो फिर इकोनॉमी में हीटिंग शुरू होगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर आप सरकारी व्यय में कटौती कर दीजिए और कर की राशि को बढ़ा दीजिए। लेकिन तेल संकट के बाद एक दुखद स्थिति यह हो गई, दो बातें हुई। एक तो दुनिया भर में जहां भी प्रोडक्शन होता था तो दो तरह की बातें थी, या तो आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको पेट्रोलियम ईंधन के रूप में चाहिए, या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे थे जहां कच्चे माल के रूप में भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स जाते थे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री थे, ऐसे कई इंडस्ट्रीज थे। तो मतलब आपके प्रोडक्शन में पेट्रोलियम एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब तुम एक साधारण सी बात सोच सकते हो कि अचानक लैंडलॉर्ड 4 गुना तुम्हारे किराए को दिल्ली में बढ़ा दे तो बाकी खाने पीने बाकी क्षेत्रों में तुम्हें कटौती करनी पड़ेगी, तभी तो तुम किराए को दोगे। तो अब सवाल उठता है कि पेट्रोलियम की कीमत जो अचानक बढ़ गई, तो ये जो कंट्रीज थे, दुनिया भर के देशों से जो सरप्लस था वो खींच खींच कर गल्फ कंट्रीज में आने लगा। जो खाड़ी देश तो रातों रात निकल पड़ी, उज्बेकिस्तान का धूल फाकने वाले देश पेट्रोलियम को लेकर, पेट्रोल डॉलर जब उनके यहाँ गिरने लगा तो रातों रात ओवरनाइट रीच हो गए। लेकिन जब क्या होता है, कोई जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको अचानक अगर बहुत ज्यादा धन आ जाता है तो पहले खर्च करने की हिम्मत उसे नहीं पड़ती है। वो पहले गड्डी को मोटा बनाएगा, उसको देखेगा, फिर बैग में रखेगा, फिर निकालेगा, फिर देखेगा, फिर कभी सूंघ के देखेगा, कभी कलेजे में सटा कर देखेगा, लेकिन खर्च नहीं करेगा। तो दुनिया भर का जो सरप्लस है वो खींचकर चला आया गल्फ कंट्रीज में। तो गल्फ कंट्रीज को चाहिए था कि वो अपने व्यय को बढ़ा देते, अपने खर्च को बढ़ा देते, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने अपने व्यय को बढ़ाया नहीं। तो सरप्लस चला गया खाड़ी देशों में, उन्होंने अपने खर्च को बढ़ाया नहीं, और चूंकि बाकी देशों से सरप्लस खींचकर आ गया इन देशों में, तो बाकी देश खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। तो जो खर्च करने की, कुछ देश, अधिकतर देश खर्च करने की स्थिति में नहीं है, और जिनके पास बहुत बड़ा सरप्लस गया है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में डिमांड क्रैश कर गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मेंटली अलर्ट हो, समझ में आई बात? तो डिमांड क्रैश कर गया। अब डिमांड क्रैश कर गया तो केंसियन अर्थशास्त्र कहता है सरकारी व्यय को बढ़ाइए। तो व्यय को करने के लिए तो पैसा चाहिए सरकार के पास, क्या सरकारी व्यय को कैसे बढ़ाएगा? अब वो खर्च बढ़ाइए, तो खर्च कैसे बढ़ाएंगे आप? अभी जो अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब कितना खर्च बढ़ा सकते? 3.5-3.6% उसका फिस्कल डेफिसिट पहले से ही चला गया। तो अब खर्च को बढ़ाएंगा तो फिर तो वही चला जाएगा, 7.2% पर चला जाएगा जो पहले की स्थिति थी। और तब तो फिर इकोनॉमी में तुम समझते ही हो कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब बॉडी का क्या हाल होगा। तो अब एक तो सरकारी व्यय, तो खैर उसको छोड़ो। सबसे बड़ी बात क्या हुई बच्चे, कि नॉर्मली क्या होता है जब डिमांड गिरता है केंसियन अर्थशास्त्र के अनुसार तो मूल्य कम होना चाहिए। डिमांड गिरता है तो मूल्य कम होना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकतर देशों का पेट्रोलियम आयात पर निर्भर थे, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट उनके उत्पादन में शामिल था या कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का यूज करते थे। तो चूंकि इनपुट उनका कॉस्टली हो गया तो आउटपुट कैसे कम करेंगे? कॉस्ट कैसे कम करेंगे? जैसे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे तुम्हारा खरीद मूल्य ही 10 रुपया पड़ता है, तो तुम बहुत अगर होगा तो 10.5 रुपये में बेच दोगे, लेकिन कोई कहेगा कि 9.5 रुपये में बेचो, तो तुम कहोगे हम शटर गिरा लेते हैं। डिमांड तो तब क्रिएट, डिमांड मूल्य को तब बढ़ाता है जब सरप्लस, जबकि मूल्य उत्पादन लागत से ज्यादा हो। लेकिन अगर मूल्य ही उत्पादन लागत के बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते प्रोड्यूसर की घाटे लेके उत्पादन करेगा। तो डिमांड क्रैश होने के बावजूद भी मूल्य कम नहीं हुआ। तो मंदी और मूल्य वृद्धि दोनों समस्याएं एक साथ आई। उसके लिए एक टर्म आता है अर्थशास्त्र में जो पहली बार इसी समय आया, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। पहली बार अर्थशास्त्र में वो टर्म आया जिस टर्म को कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
तो अर्थव्यवस्था में आ गई स्टैगफ्लेशन। ओके, अब अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन आ गई, इसका मतलब है कि अब केन्सियन अर्थशास्त्र फेल। क्योंकि केन्सियन अर्थशास्त्र इस सोच पर चलता था कि एक समय अर्थव्यवस्था में तो मंदी रहेगी या मूल्य वृद्धि की समस्या रहेगी, लेकिन जब मंदी और मूल्य वृद्धि की समस्या दोनों एक साथ आ गई, तब आप अर्थव्यवस्था का निराकरण कैसे करेंगे? तब आपका फिस्कल मैनेजमेंट वाला तो कुछ रूल काम नहीं करेगा। जैसे वो मान के चलता था कि व्यक्ति एक डिसेंट्री से सफर करेगा या फीवर से सफर करेगा। अगर फीवर है तो अमुक मेडिसिन चलाओ, और देखो कि फीवर उतरा लेकिन डिसेंट्री की टेंडेंसी आने लगी, तो इस मेडिसिन को रोको और दूसरा मेडिसिन चलाओ। लेकिन जब उसने पेशेंट के पास डॉक्टर गया तो उसने देखा कि यह जो पेशेंट है वो दोनों सिम्टम से एक साथ ग्रस्त है, फीवर और डिसेंट्री दोनों। तो किस दवा को चलाए और किस दवा को रोके? बात समझ में आई कि इसको भी घोर के पी जाओगे कि आगे रखोगे इसको? कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो तुम। इसमें हमने लिखित में भी मेंशन कर दिया है, कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए हो ना, तो आगे तुम लोग इसको अपने कॉपी वगैरह पर कहाँ जहाँ पर ये हो वहां पर लिख सकते हो। केन्सियन अर्थशास्त्र का पतन 319 नंबर पेज में है ना? नंबर पेज आपके पास नहीं है क्या? मैटर आपका क्या पोजीशन है? मैटर है आपके पास? कहां गया? 319 नंबर पेज पर आइए ना, तो एक चीज और दिखाते हैं आपको। देखिए तो केन्सियन अर्थशास्त्र का पतन है, टाइटल है, और केन्सियन अर्थशास्त्र के पतन के बाद क्या, मुस्कुराओ नहीं, पहले बताओ कि खोजे कि नहीं, है कि नहीं? मिल गया? केन्सियन अर्थशास्त्र का पतन समझ में आ गया? तुम्हारा क्या पोजीशन है? आ गया? अब बताने की जरूरत होगी तो कहीं बता डालोगे। उम्मीद करूं, चेहरे पर 12:12 हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, बता दोगे ना? अब देखो, जब केन्सियन अर्थशास्त्र का पतन समझ जाओगे तो नव उदारवादी आर्थिक नीति का नाम सुना है? कौन कौन नव उदारवादी आर्थिक नीति का मतलब बताएगा? और बाकी तो लोग नव उदारवादी का मतलब नहीं समझते। अभी जो दुनिया में नव उदारवादी, तुम तो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो, नव उदारवादी आर्थिक नीति से कभी वास्ता नहीं पड़ा, रात दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो नव उदारवादी आर्थिक नीति, कभी उस पर सर लगाए कि नव उदारवादी क्या होती? अच्छा, ये नव उदारवादी मतलब छोटा चाचा है तो कोई बड़ा चाचा तो होगा, तो अगर ये नव उदारवादी है तो उदारवादी नीति कौन थी? आपको तो पूरा विश्व इतिहास में मैंने यात्रा करवाई है, तो उदारवादी नीति बताओ कौन थी? एडम स्मिथ तो एक क्लासिकल अर्थशास्त्र उदारवादी थी। बाद में मंदी के बाद केन्सियन अर्थशास्त्र आया, और केन्सियन अर्थशास्त्र के बाद फिर जो नीति आई वो थी नव उदारवादी आर्थिक नीति। तो वो टाइट नहीं लग रहा, नहीं होता है कि जिज्ञासा होते नव उदारवादी आर्थिक नीति, थोड़ा आंख फैल रहा, हाँ नव उदारवादी आर्थिक नीति जाने, वैसा तुम लोग एकदम लगता है कि जैसे मुर्दा है, इसमें कितना भी जान फूको। मतलब ऐसा क्यों हो तुम लोग जिज्ञासा क्यों नहीं थी? नव उदारवादी आर्थिक नीति आज तक नहीं समझ पाए हैं, जीएस इतना कर लिया लेकिन नहीं समझ पाए। आज हिस्ट्री क्लास में तुमको जीएस के ये पहलू को समझने का मौका मिल रहा है, तो समझो इसको। तो आगे मैंने लिख कर दे दिया है कि नव उदारवादी आर्थिक नीति क्या है। जैसे यहां पर 319 नंबर पेज पर आपने जो देखा केन्सियन अर्थशास्त्र का पतन, उसके नीचे है नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था की ओर। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है। यही समय था है कि फ्रेडरिक हाइक एवं मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्रियों का महत्व बढ़ने लगा। ये दोनों केन्सियन समाधान के आलोचक रहे थे। फ्रेडरिक हाइक, ये दो अर्थशास्त्री हैं, जैसे उधर एडम स्मिथ थे और डेविड रिकार्डो, उसी तरह से फ्रेडरिक हाइक का तो यहां तक मानना था कि केन्सियन अर्थशास्त्र न केवल अर्थव्यवस्था में असंतुलन ला देगा, बल्कि वो एक निरंकुश राज्य व्यवस्था, क्योंकि केन्सियन अर्थशास्त्र मैक्सिमल स्टेट, बड़े राज्य की अवधारणा पर बल देता था, कोई प्रोत्साहन देगा। फ्रेडरिक हाइक ने रोड टू द स्लेवरी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे बहुत अधिक लोकप्रियता मिली थी। इसमें निरंकुश राज्य की ओर संकेत किया गया था, जो मानव की स्वतंत्रता का दमन करेगा। अतः फ्रेडरिक हाइक की पुस्तक एवं विचार
ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर को अत्यधिक प्रभावित किया। उसी प्रकार मिल्टन फ्रीडमैन, वो आशुतोष निकाला नहीं पेज, वो तो उसको पेज लाओ ना मेरे सामने, वो लेट हो रहा है ना। फ्रेडरिक हायेक की पुस्तक में विचार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर को अत्यधिक प्रभावित किया। उसी प्रकार मिल्टन फ्रीडमैन एक मोनेटिस्ट था। वो अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए मुद्रा के प्रवाह लाने की बात करता था। उसके अनुसार आर्थिक मंदी का कारण मांग में कमी नहीं थी, बल्कि मुद्रा का प्रवाह कम हो जाना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इसको रखिए, क्यों हुए थे, इसको देते ना। एक बार हम इसको देख लेंगे, रहने दो अभी, इसको क्लास के बाद दे देना, क्योंकि मैं एक बार इसको प्रूफ कर लूंगा। तो इन लोगों के काम का क्या है, इसको एक क्लास में बुलाऊंगा ना, तो उसमें इन लोगों को दिलवा दूंगा। तो हाँ, उसी प्रकार मिल्टन फ्रीडमैन मोनेटिस्ट था। वो अर्थव्यवस्था में गति लाने की, मुद्रा के प्रवाह लाने की बात करता था। उसके अनुसार आर्थिक मंदी का कारण मांग में कमी नहीं थी, बल्कि मुद्रा का प्रवाह कम हो जाना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इन दोनों अर्थशास्त्री से काफी प्रभावित हुए। वैसे ही मध्य वर्ग का झुकाव छोटे राज्य पर रहा था, जिसका मॉडल क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने रखा था, परंतु मजबूरी में उन्हें केन्सियन अर्थशास्त्र के प्रबंधन को स्वीकार करना पड़ा था। अतः फिर जब ये अर्थव्यवस्था को राज नियंत्रण से मुक्त कराने की बात करने लगे, तो उसने मध्य वर्ग को आकर्षित किया। अतः रीगन थैचर की पहल पर 1989 में वाशिंगटन सहमति लाया गया, जिसने नव उदारवादी आर्थिक नीति को का आधार निर्मित किया। देखो यहाँ पर एक दो टर्म आपको मिलेगा, वो टर्म में क्लियर कर देता हूं। तो आपको देखो, पहली बात जिसको तुम नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो, उसके आइडियोलॉजी जो थे वो दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। एक का नाम था फ्रेडरिक हायेक और दूसरे का नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। तो जिस समय, ऐसा नहीं कि ये दोनों अर्थशास्त्री अभी आए हैं। फ्रेडरिक हायेक तो केन्स थे, तो केन्स से छोटा था उम्र में ही, थोड़ा सा छोटा था लेकिन समकालीन था। और मिल्टन फ्रीडमैन केन्स से बहुत छोटा था, लेकिन केन्स के काल में ही आ चुका था और एक्टिव हो चुका था। तो जिस समय केन्स ने अपनी बात कही थी, जो अपना थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि मंदी इसलिए आती है कि मांग कम हो जाती है और सरकार को मांग प्रबंधन के लिए काम करना चाहिए। तो केन्स का मोटे तौर पर यह था कि जैसे एडम स्मिथ कहता था कि जब आप उत्पादन बढ़ाओगे तो मांग खुद बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा बढ़ने का मतलब है ज्यादा रोजगार मिलेगा। उसको इक्विलिब्रियम का सिद्धांत वो कहता था, और ज्यादा रोजगार मिलेगा तो ज्यादा मांग बढ़ेगी। केन्स ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जो सैलरी के रूप में आप वर्कर्स को जो रकम देते हैं, वो सब के सब मांग में नहीं जाती है, क्योंकि जो सैलरी की वह रकम जो वो बचाकर अपने घर में रख लेते हैं या फिर बैंक में जमा करके रख लेते हैं, वो तो मांग में क्रिएट नहीं होता है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो आप 10,000 रुपये बचा के रख लिया, 90,000 आपने खर्च किया, तो 90,000 मार्केट में जाएगा, तो फिर कोई उसमें 10,000 बचा के रख लेगा। तो धीरे धीरे वो 1 लाख है वो कम होकर 10,000 15,000 पर आ जाएगा मार्केट में, और बाकी चीजें सेविंग्स में चली जाएगी। तो उसके लिए सरकार को खुद खर्च बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को आगे जारी व्यवहार है, तो उसका सिद्धांत सिंपल सा था कि सरकार ऐसा करे कि अर्थव्यवस्था में मांग प्रबंधन का काम करे, और जिस समय देखे कि मांग कम हो गई तो वही फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करे। तो इस तरह से सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन करे। अब उसमें समस्या ये आ रही थी कि एडम स्मिथ ने जिस राज्य की परिकल्पना की थी, आपको याद होगा, वो मैंने जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग ने माना था एक लेसेज फेयर स्टेट की परिकल्पना की थी और लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की थी। इसमें राज्य को केवल पुलिसिंग तक सीमित रहना चाहिए, राज्य को के पास ज्यादा पावर नहीं आना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास अगर ज्यादा पावर आएगा तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो यहाँ पर एक टर्म जो आपका आया है मैक्सिमल स्टेट, वो मैक्सिमल स्टेट का मतलब यही थी। इसका मतलब एक बात बताओ कि क्या जो केन्सियन अर्थशास्त्र है, वो केन्सियन अर्थशास्त्र किसी देश की संविधान और राजनीति को ही प्रभावित करेगा? प्रभावित करेगा कि नहीं? इकोनॉमी का संबंध पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से होता है कि नहीं? ये जो मैक्सिमल स्टेट की परिकल्पना दी, मध्य वर्ग उससे खुश नहीं था, क्योंकि उसमें राज्य का करना यह था कि राज्य उसमें टैक्स लगाता था 60%, 50%। अब उतना टैक्स जैसे राज्य लगाया तो इनको लगता था कि हमारी अर्थव्यवस्था में दखल अंदाजी हो रही है,
तुम अगर कमाओ और 50% टैक्स देना पड़े तो कितना कष्ट होता है। देखिए कि कमाता हूं मैं और सब राज्य टैक्स ले लेता है, और राज्य टैक्स लगाता था, लेकिन क्योंकि राज्य को मांग प्रबंधन करना पड़ता था, तो जैसे राज्य जिस समय सरकारी व्यय को बढ़ाएगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, तो फिस्कल डेफिसिट जिस समय तुम्हारा बढ़ता है ना तो मांग बढ़ती है अर्थव्यवस्था में। जैसे तुमने बजट बनाया 100 रुपए का, 10 रुपया 90 रुपया तुम्हारे पास है, 10 रुपया नहीं, तुमने 10 रुपया तुमने घाटा छोड़ दिया, तो वो कहलाता है बजट घाटा। तो इसका मतलब है कि तुम उम्मीद करते हो कि 10 रुपया कहीं से आ जाएगा, अगर रुपया नहीं आया तो तुम सेंट्रल बैंक को कहो कि अतिरिक्त रुपया छाप कर वो कमी को पूरा कर दे। जिसका मतलब है कि मार्केट में रुपया ज्यादा चला जाएगा और संसाधन कम होंगे। अगर आपके बजट घाटा है तो समझ रहे हो, तो रुपया ज्यादा गया और संसाधन कम होंगे तो डिमांड तो ज्यादा बढ़ेगा ही, तो मांग तो ज्यादा बढ़ ही जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? और वही जो इस साल का बजट घाटा है वो पूरा नहीं हुआ, अगले साल का बजट घाटा पूरा नहीं हुआ, तो वो सब चला जाएगा फिर राजकोषीय घाटा के रूप में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो राजकोषीय घाटा के रूप में, वही फिस्कल डेफिसिट के रूप में चला जाएगा। तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था में जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। जैसे तुम देखोगे कि नॉर्मली जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो उसमें आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है कि वो जानबूझ के क्रेडिट कंट्रोल को रोकती है कि अगर हम क्रेडिट को रिलीज करेंगे तो एक तो पहले से ही फिस्कल डेफिसिट है, और ये भी अगर ज्यादा आ गया तो फिर अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी, और मुद्रास्फीति अगर आ गई तो आपकी अर्थव्यवस्था में फिर दूसरी तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो इसने जो ये तरीका केन्स का जो अपनाया था, तो उसमें फ्रेडरिक हायेक, वो था मुक्त अर्थव्यवस्था का पुस्तक, तो फ्रेडरिक हायेक ने पहला ऑब्जेक्शन केन्स को उठाया था। उसने कहा था कि देखिए आप जो कर रहे हो या तो बहुत गलत कर रहे हो, ये तो आप मतलब इन्फ्लेशन के द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हो, आप तो जानबूझ के इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे हो फिस्कल डेफिसिट करके। मतलब कोई पेशेंट है वो अगर ग्रसित है तो आप उसको पेन किलर एस्टेरॉइड दे रहे हो, उससे उसका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं होगा। तो उसी में केन्स ने कहा था कि इन फ्यूचर ऑल इज डेड। उसने कहा कि फ्यूचर में अर्थव्यवस्था का फिर क्या हाल होगा, क्या फ्यूचर ऑल इज डेड। पहले अर्थव्यवस्था में मांग तो बढ़ाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा खुद, एक समय आएगा कि अर्थव्यवस्था खुद बैलेंस कर लेगा अपना। तो फ्रेडरिक हायेक ने ये बात कही थी। तो उसमें मध्य वर्ग की बात अखर रही थी कि ये मैक्सिमल स्टेट राज्य इतना पावरफुल हो गया कि लोगों के जीवन में इतनी दखलंदाजी, मांग प्रबंधन, तो पहले से ही मध्य वर्ग उसे बिछुड़ चले आ रहे थे। तो फ्रेडरिक हायेक धीरे धीरे क्या, जब जिस समय तेल संकट आया, 30 वर्ष तक चला केन्सियन अर्थशास्त्र, जब तेल संकट आया तो केन्सियन अर्थशास्त्र का डिक्लाइन हुआ, तो फिर फ्रेडरिक हायेक की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा, और फ्रेडरिक हायेक ने मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की बात की। उसने कहा कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को सीमित करे और अर्थव्यवस्था को अपने मुताबिक चलने दे। क्योंकि देखो जो भी फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट के जो पोषक होते हैं वो मान के चलते हैं कि मार्केट ज्यादा रैशनल है, क्योंकि मार्केट किसी में भेदभाव नहीं